हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम लोग देखने वाले हैं C4 पाथवे या C4 साइकिल बोलते हैं। इस साइकिल को सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिसने डिफाइन किया था ये है हैच एंड स्लेक। तो इनके नाम के बेसिस पर इस पाथवे को C4 पाथवे को हम हैच एंड स्लेक साइकिल भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो होगा ये क्या होता है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, C4 साइकिल भी बोलते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट के बेसिस पर। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट की, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ये एक्चुअल में क्या होगा, OAA होता है। OAA मतलब इसका हम बात करें पूरा नाम की, तो पूरा नाम है इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। तो इसके नाम के बेसिस पर इसको हम क्या बोलते हैं, इसके फर्स्ट प्रोडक्ट जो है OAA या इसका पूरा नाम हम बात करते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में क्या होता है, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, COOH जो ग्रुप होता है ये 2 होता है, इसलिए इसको हम एक और नाम से वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वर्ड भी यूज करते हैं। क्लियर है? C4 साइकिल के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसमें जो एसिड ग्रुप होता है COOH ग्रुप होता है वो 2 होता है, तो 2 को बेसिस पर हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वर्ड भी यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं C4 साइकिल की, तो C4 साइकिल जो रहता है इसके लिए हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो प्लांट जिनमें ये क्या होता है, C4 पाथवे होता है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं C4 प्लांट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, C4 प्लांट। तो हम बात कर रहे हैं कुछ बेसिक फीचर्स की C4 प्लांट्स में जो पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनकी टेम्परेचर की। तो C4 प्लांट जो रहता है इसके लिए टेम्परेचर जो रहता है वो क्या होता है, C3 की तुलना में ज़्यादा होता है। लगभग इसकी टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? सेकेंड चीज़ें हम बात करते हैं इसमें प्लांट्स की जिनमें ये पाया जाता है। तो प्लांट्स जो होता है ये दोनों तरह की प्लांट्स में हो सकता है, मोनोकॉट भी हो सकता है एंड डाइकाट भी हो सकता है, दोनों तरह की प्लांट में ये पाया जाता है। जैसे हम कुछ प्लांट्स की एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे हम बात करें इसके एग्जांपल्स के लिए एक ट्रिक, जो प्लांट्स जिनमें C4 पाया जाता है, तो इसके लिए सिंपल आप लोगों को याद रखना है, मैप्स याद रखना है। ठीक है? मैप्स में हम बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल के लिए है। M फॉर हम बात कर रहे हैं इसमें जो रहेगा ये मेज के लिए है, मेज जो हम बात कर रहे हैं जिनमें ये पाया जाता है C4 साइकिल। मेज के बाद हम बात कर रहे हैं प्लांट का जो नाम है एमरेंथस, इसमें पाया जाता है। और P मतलब हम बात कर रहे हैं पेनिसिटम की, और S मतलब हम बात करते हैं इसमें आता है शुगर केन, या एंड करके और भी बता सकते हैं जो सोरगम होता है ये इसमें भी पाया जाता है। ठीक है? तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो C4 साइकिल जिनमें पाया जाता है। बहुत ही सिंपल अगर बात करें तो 2-3 मेन स्पेशल जो प्लांट्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे एक शुगर केन की बात कर रहे हैं और दूसरा मेज की, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एमरेंथस हो गया, पेनिसिटम हो गया, सोरगम हो गया, ये इस तरह के कुछ एग्जाम्पल जो है जिनमें C4 साइकिल पाया जाता है वो याद रखने हैं। ठीक है? तो ये तो हो गया प्लांट से रिलेटेड पॉइंट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके जो स्पेशल फीचर होता है C4 प्लांट्स में। तो स्पेशल फीचर जो रहता है वो ये कि यहाँ पर क्या होता है, जो लीफ होता है, लीफ में एक स्पेशल फीचर होता है जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रेंज एनाटॉमी वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। ये C4 प्लांट जो होते हैं इसके स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब ये क्रेंज एनाटॉमी होता क्या है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि स्पेशल स्ट्रक्चर की लीफ की, तो सपोज ये हम बात कर रहे हैं एक लीफ की ट्रांसवर्स सेक्शंस की, हम बात कर रहे हैं TS ऑफ लीफ की।
लीफ की अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इस लीफ की स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात कर रहे हैं। सपोज ये इसका क्या है, अपर एपिडर्मिस वाला पार्ट है, ये इस तरह से। ये वाला जो पार्ट है ये इसका सपोज हम बात कर रहे हैं लोअर एपिडर्मिस वाला पार्ट है, ये इस तरह से। बीच वाला पार्ट जो हम बात कर देख रहे हैं ये इसका एक्चुअल में बीच वाला पार्ट क्या है, मीजोफिल का पार्ट है। तो हम मीजोफिल वाले पार्ट में सीधे वैस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर इसका हम क्या बना रहे हैं, वैस्कुलर बंडल वाला पार्ट बना रहे हैं। वैस्कुलर बंडल वाले पार्ट में सेंटर वाले पार्ट में सपोज ये क्या है, पीथ वाला पार्ट है। पीथ के ऊपर की ओर सपोज हम बात कर रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर क्या है, जाइलम वाला पार्ट हम बात कर रहे हैं ऐसा। सपोज ये वाला पार्ट इसका क्या है, जाइलम का पार्ट है, ये ऐसा। और जाइलम के बाहर की ओर हम बात कर रहे हैं क्या है, इसमें फ्लोएम वाला पार्ट है। तो सपोज ये हम बात कर रहे हैं ये इस तरह से, इसके जो बाहर की ओर दिख रहा है ये वाला पार्ट हो गया फ्लोएम वाला पार्ट। ये इस तरह से कुछ पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है, ये ऐसा फ्लोएम वाला पार्ट है। ये स्ट्रक्चर क्लियर है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ की, तो वैस्कुलर बंडल के बाहर की ओर कुछ क्या होता है, स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जो कुछ लार्ज साइज के होंगे। जैसे इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेशल सेल्स पाया जाता है। इस सेल्स को हम बोलते हैं बंडल शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल शीथ। कुछ लार्ज सेल साइज के क्या होंगे, सेल पाया जाता है जो वैस्कुलर बंडल को क्या करता है, कवर करके रखता है, सराउंडिंग में रहता है। इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कौन सा, बंडल शीथ। अब बंडल शीथ के बाहर की जो सेल्स है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मीजोफिल। तो मीजोफिल की जो सेल्स रहेगा इसके कंपेयर में कुछ छोटी सेल्स रहेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं ये इस तरह से, सपोज ये वाला हो गया मीजोफिल सेल्स। क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं लेबलिंग की। ये यहाँ पर क्या है, बंडल शीथ है। और इसकी बात कर रहे हैं जो ब्लू वाला दिख रहा है बाहर की ओर, ब्लू वाला पार्ट जो है ये क्या है, मीजोफिल सेल्स है। और इसके आगे जो अंदर की ओर दिख रहा है इसके लिए हम बात कर रहे हैं वीबी। वीबी मतलब हो गया कौन सा, वैस्कुलर बंडल हो गया। वैस्कुलर बंडल मतलब संवहन ऊतक जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। तो ये हम बात कर रहे हैं एक लीफ की स्ट्रक्चर। क्रेंज एनाटॉमी हम स्पेशल जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में इसके चारों तरफ जो कवरिंग पाया जा रहा है, बंडल शीथ जो है ये इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं C4 प्लांट की तो इनमें ये प्रेजेंट होता है, जबकि C3 प्लांट जो होते हैं उनमें ऐसा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता है। या फिर हम बात करें वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो बंडल शीथ है ये नहीं पाया जाता है। क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं ये इसके नेक्स्ट फीचर्स की। जैसे हम इसमें फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो क्लोरोफिल होगा इसके बेसिस पर बात करते हैं। तो जो बंडल शीथ दिख रहा है और जो मेजोफिल दिख रहा है दोनों ही पार्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन इसमें क्लोरोफिल जो होता है दोनों में अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसके बेसिस पर इसके क्लोरोफिल को हम बोलते हैं डाईमार्फिक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके क्लोरोफिल की स्पेशल फीचर्स की, या फिर इस C4 प्लांट की जो नेक्स्ट फीचर है इसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें फोर्थ कैरेक्टर की। फोर्थ कैरेक्टर इसमें होगा क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो होता है इसमें ये कैसा होता है, डाईमार्फिक होता है। कैसा होता है, डाईमार्फिक। मतलब इसके क्या होता है, मार्फोलॉजी होता है, जो आकार होता है ये क्या होता है, दो तरह की होती है। ये क्या होता है, टू फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन सा, एक हम बात करते हैं इसमें क्या होता है टू फॉर्म में, एक तो होगा ग्रेनल, ग्रेनल वाला पार्ट होगा। और एक जो होता है ये कैसा होता है, ए ग्रेनल वाला होता है। ठीक है। जो ग्रेनल वाला पार्ट होता है ये एक्चुअल में हम बात करते हैं ग्रेनल किस में पाया जाता है, मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है। MSC बोल रहे हैं। MSC मतलब हो गया मीजोफिल सेल्स, और BSC मतलब हम बात कर रहे हैं कौन सा हो गया, बंडल शीथ सेल हो गया। ठीक है। ये बंडल शीथ सेल जो रहता है ये इसमें पाया जाता है, ए ग्रेनल टाइप का, जिसमें ग्रेना वाला पार्ट्स में हम बात कर रहे हैं एब्सेंट होगा, और ग्रेनल बोल रहे हैं मतलब जिसमें ग्रेना वाला भाग भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं मीजोफिल सेल्स की, तो मीजोफिल सेल्स में और हम इसकी जो डिफ्रेंसिएशंस करते हैं दोनों की, तो देखिए ये तो हो गया ग्रेनल और ए ग्रेनल वाले पॉइंट्स की। हम नेक्स्ट इसके आगे क्या कर रहे हैं, दोनों में कंपैरिजंस कर रहे हैं।
ठीक है। तो देखिए ग्रेनल वाला जो पार्ट है, इस ग्रेनल वाले पार्ट में क्या होता है, वाटर का फोटोलिसिस जो है, जल अपघटन, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो H2O का हम क्या बोल रहे हैं, फोटोलिसिस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर H2O का क्या होता है, फोटोलिसिस होगा, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोटोलिसिस जो रहता है वो ग्रेना वाले लाइट रिएक्शन का पोर्शन है ये, तो इसके बेसिस पर ये ग्रेनल या जो मीजोफिल सेल्स होता है यहाँ पर H2O का फोटोलिसिस होगा, लेकिन बंडल स्लिट सेल में ये नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मीजोफिल सेल्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मीजोफिल सेल्स जो रहता है इसमें रुबिस्को एंजाइम जो रहता है ये नहीं पाया जाता है। यहाँ पर रुबिस्को जो रहेगा एब्सेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब इसको हम रिलेट किससे कर रहे हैं, इससे H2O का फोटोलिसिस ये क्या है, लाइट रिएक्शन, लेकिन रुबिस्को एंजाइम की एक्शन कहां पर होता है, डार्क रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है। तो चूंकि यहाँ लाइट रिएक्शन हो रहा है मतलब डार्क रिएक्शन नहीं होगा, इसका ये मतलब है यहाँ पर रुबिस्को क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब जस्ट रिलेट कर सकते हैं, यहाँ एब्सेंट है तो यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसका मतलब जब रुबिस्को एब्सेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है, ये फिक्सेशन भी यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जब यहाँ पर रुबिस्को का क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ फिक्सेशन जो है वो होगा, इसको हटा रहे हैं। रुबिस्को एंजाइम जो रहता है ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए एक दूसरा एंजाइम होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये एंजाइम क्या है, पेपकेज एंजाइम है। पेपकेज का पूरा नाम है फास्फोइनाल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करेगा, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्लियर है। तो ये कुछ डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके किसके बीच, मीजोफिल सेल और बंडल स्लिट सेल में। बंडल स्लिट सेल जो रहता है यहाँ पर क्या होगा, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होगा, मीजोफिल वाले में ग्रेनल होगा। चूंकि यहाँ ग्रेनल है इसलिए वाटर का फोटोलिसिस होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, उत्सर्जित होगा, लेकिन यहाँ पर जल का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ऑक्सीजन उत्सर्जित नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर रुबिस्को की जगह क्या होगा, पेपकेज एंजाइम होगा। क्लियर है। तो ये तो हो गया कुछ जनरल फीचर जो हम बात कर रहे हैं, हमको याद रखना है किससे रिलेटेड, जो मीजोफिल है और बंडल स्लिट सेल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा जो मेन टॉपिक है, या फिर हम बात कर रहे हैं जो पाथवे की, C4 की, ये देखते हैं। तो इसमें इसकी साइकिल हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दो स्ट्रक्चर की। ये इस तरह से हमको एक क्या करना है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाना है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, डबल कर रहे हैं। ये इस तरह से। क्लियर है। और हम बात कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर को ये इस तरह से, इस साइकिल को हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। लेबलिंग कर रहे हैं। फर्स्ट वाला पार्ट जो दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, मीजोफिल सेल है, और ये यहां पर जो दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, बंडल स्लिट सेल है। क्लियर है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो स्टार्ट होता है मीजोफिल सेल से। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्या होगा, मीजोफिल सेल जो रहता है ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा की सहायता से क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा, और ये स्टोमेटा की सहायता से इसको एब्जॉर्ब करके कहां पर लाता है, मीजोफिल सेल्स में लाता है। जब मीजोफिल सेल्स में लाता है तो याद रखिएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो एक्चुअल में क्या होता है, बाइकार्बोनेट
HCO3 के फॉर्म में क्या होता है, स्टोमेटा रंध्र की सहायता से वो अंदर जाएगा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की एक क्रियाविधि जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट पंपिंग थ्योरी देखेंगे, जिसमें हम बात करते हैं ये क्या करता है, मैलेट के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है या जिससे रिएक्शन कर रहा है, ये एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर PEP होता है। PEP का पूरा नाम हम बात करते हैं, ये क्या है, फास्फेइनाल पायरुविक एसिड होता है। ये PEP जो रहेगा ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक इंटरमीडिएट OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, या फिर इसके लिए एक और क्या कर सकता है, बाई प्रोडक्ट बना सकता है, ये है एस्पार्टिक एसिड। बहुत सारे बुक में इसको दिया नहीं रहता है, लेकिन याद रखना PEP जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है तो दो प्रोडक्ट बना सकता है, एक तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या फिर एस्पार्टिक। हमारा जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। दोनों की बात करें तो दोनों में हम कार्बन एटम बात करते हैं। PEP जो रहता है वो एक्चुअल में 3 कार्बन एटम होता है, लेकिन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो कितना कार्बन वाला होता है, 4 कार्बन वाला होता है। ठीक है, चूंकि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, 4 कार्बन वाला है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, C4 पाथवे या C4 साइकिल वर्ड यूज करते हैं। ये PEP जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड को जो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके लिए जो यहाँ पर एंजाइम की आवश्यकता होती है, वो एंजाइम कौन सा है, वो एंजाइम यहाँ पर होता है पेपकेज होता है, PEPCASE पेपकेज। मतलब हम बात कर रहे हैं फास्फोइनाल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है। अब ये जो क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रहता है, ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन स्टेप हुआ। कार्बोक्सिलेशन के बाद यहां पर कौन सा स्टेप होता है, यहां हम बात कर रहे हैं इसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में क्या होता है, एक NADPH2 जो रहता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADP+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, उसका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन होगा तो यहां पर हम बात करते हैं क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, मैलिक एसिड। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ये जो मैलिक एसिड है, ये इस सेल के जो क्या होता है, सेल जंक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा बोल रहे हैं, इस प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, बंडल सिस सेल में चला जाएगा। तो हम बात करते हैं यहां पर ये क्या हो गया, मैलिक एसिड हो गया, जो इसका क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। एक्चुअल में मैलिक एसिड की जगह बहुत सारे बुक में मैलेट दिया रहता है, जैसे एसिटिक एसिड से एसीटेट बनता है वैसे ही मैलिक एसिड से मैलेट बनेगा, H+ रिलीज होगा एसिड वाले पार्ट से, तो वो बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो हम बात करें ये मैलिक एसिड यहाँ पर आया हुआ है। अब इसका क्या होता है, फिर से एक बार हम बात करते हैं यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन, या फिर हम बात करते हैं यहाँ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होता है। तो इस केस में हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या है, रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को इसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, या जो बोल सकते हैं ऑक्सीजनेट करेगा यहाँ पर। तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो रहता है CO2 और हम बात कर रहे हैं H2O, यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होता है, जिससे ये मैलिक जो कि पहले क्या था, 4 कार्बन वाला था, ये अभी क्या है, 4 कार्बन वाला होगा, एक 3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा है, पायरुविक एसिड है, जिसमें कार्बन एटम कितना होता है, 3 होता है। क्लियर है। तो ये इस तरह से ये मैलिक एसिड जो रहेगा ये किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में। कहां पर कन्वर्ट हुआ, बंडल सिथ सेल में। अब बंडल सिथ सेल में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है आगे इंटर कहाँ करता है, C3 साइकिल में इंटर करता है।
जैसे ही C3 साइकिल में ये जाएगा मतलब यहाँ पर RuBP इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाता है, PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। लास्ट लेक्चर में हमने C3 साइकिल देखे हुए हैं। तो ये जो CO2 क्या है जो बंडल शीट में रिलीज हो रहा है, ये CO2 कहाँ जाता है, C3 साइकिल में। C3 साइकिल में RuBP इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा और किस में कन्वर्ट कर देता है, PGA में फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं पायरुविक एसिड जो बना हुआ है। ये पायरुविक एसिड फिर से इसका क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये इस तरह से यहाँ पर आएगा, ये हो गया पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड को क्या करते हैं, आगे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, PEP में, फास्फेइनाल पायरुविक एसिड में। ये कहां पर होगा, मेसोफिल। इस प्रोसेस के लिए क्या होता है, ATP एनर्जी का यूज करता है और इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, AMP में बोलते हैं, ये बुक में दिया रहेगा AMP में, मतलब 2 फास्फेट ग्रुप को ऐड करता है या यूज करता है। ATP के टोटल मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल ATP मॉलिक्यूल यूज होगा 2 ATP। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नीचे की प्रोसेस की, जहां पर ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यहाँ पर भी एक चेंजेस होता है और वो क्या है, हम बात करते हैं यहाँ जो NADP+ होता है ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस अगर हम बात कर रहे हैं पाथवे की बात कर रहे हैं तो देखिए इस पाथवे में यहाँ पर जो रिडक्शन प्रोसेस है, इस रिडक्शन प्रोसेस में NADPH2 यूज हो रहा है, लेकिन जो रीजनरेशन हो रहा है जिसमें हम फिर से PEP बना रहे हैं, इस रीजनरेशन प्रोसेस में NADPH2 क्या हो रहा है, बन रहा है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं जो नेट NADPH2 की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो नेट यूज या लाभ की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और एक मॉलिक्यूल हमको क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम एक दे रहे हैं और एक ले भी रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए NADPH2 जो रहता है ये क्या होता है, ये 0 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर टोटल के लिए पूछा तो टोटल जो रहेगा जो C3 साइकिल में यूज हुआ है वो NADPH2 हम काउंट करेंगे। अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है मैं उसको पे डिस्कस कर रहा हूं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें किसकी, जो PEP की है, तो PEP फिर से किस में चेंज हो जाएगा, ये PEP जो रहेगा फिर से आगे चल के चेंज हो जाता है, जो मेन प्रोडक्ट है OAA ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट की, जो क्वेश्चन बेस्ड होता है, कार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलेशन इसमें जो होगा 2 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स मतलब 2 बार होता है। कहां कहां होगा, फर्स्ट टाइम जो होता है ये हम बात कर रहे हैं MSC में, मेसोफिल सेल में होता है, और दूसरा हम बात करते हैं बंडल शीथ सेल में। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन की। ठीक है, यहां होगा, और बंडल शीथ में क्या होता है, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन होता है। दूसरा कार्बोक्सिलेशन कहां पर होता है, बंडल शीथ सेल में, BSC में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंजाइम की, जो कार्बोक्सिलेशन के लिए यूज होता है। तो जब फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा रहता है, पेप्केज एंजाइम होता है। लेकिन दूसरी बार जब होता है तब कौन सा एंजाइम होता है, रूबिस्को एंजाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन होता है, अगर फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हो रहा है या मेसोफिल सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा PEP फास्फेइनाल पायरुविक एसिड होगा। लेकिन अगर हम BSC की बंडल शीथ सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेप्टर होता है ये एक्चुअल में कौन होता है, तो यहाँ पर होता है RuBP राइबुलोज बाइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या बनता है, प्रोडक्ट जो रहता है OAA बनता है, जो कि कैसा होता है, 4 कार्बन वाला होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या बनता है, PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि कैसा होता है, 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट इसमें हम बात करते हैं जो डार्क रिएक्शन का, वो कार्बोक्सिलेशन है। तो कार्बोक्सिलेशन में हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, अगर C3 की बात कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलेशन 1 बार होता है, C4 में हम बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन 2 बार होता है।
पहली बार जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो मेसोफिल सेल्स में होगा, दूसरी बार कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो बंडल स्थित सेल में होता है। अगर इन दोनों की बात करें तो पावरफुल कौन होता है, तो सीधी सी बात है जो पहले होगा वो क्या होता है, पावरफुल है। इसका मतलब अगर एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कम है तो उस कंडीशन में कहां पर कार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बोक्सिलेशन या हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो रहता है वो मेसोफिल सेल्स में होगा। पेप केस जो रहता है रूबिस्को से स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि दोनों में से कौन सा प्रबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए, तो याद रखिएगा पेप केस जो रहेगा स्ट्रांग होता है। क्लियर है, तो ये हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या होता है, जो C3 साइकिल है और C4 साइकिल है इसमें एटीपी में डिफरेंस कहां पर होता है, कितना चेंजेस होता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं हैं ATP एंड NADPH2 काउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ATP एंड NADPH2 काउंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन C3 साइकिल की। अगर C3 साइकिल की बात कर रहे हैं तो हमको पता है 1 कार्बन डाइऑक्साइड अगर फिक्सेशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, टोटल जो 12 NADPH2 एंड 2 NADPH2 एंड 3 ATP क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। अब अगर 6 CO2 फिक्सेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, 6 के लिए यहां पर 12 NADPH2 और 18 ATP क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। ये C3 साइकिल में हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी के बेसिस पर अगर हम बात कर रहे हैं इन C4 साइकिल, तो C4 साइकिल में हम बात करते हैं मेसोफिल सेल जो रहता है, यहाँ पर एक NADH2 यूज होता है और एक NAD क्या हो जाता है, ये फिर से प्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं NADPH2 में कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की बात कर रहे हैं तो टोटल जो NADPH2 जो पहले यूज होता था वही होगा NADPH2। अब इसमें दो मैं क्यों लिखा हूं, जब हम एक यूज कर रहे हैं और एक प्रोड्यूस हो जा रहा है। अगर C4 साइकिल हम बात करते हैं तो वहां पर मेसोफिल और बंडल स्थित दोनों को एक साथ काउंट करते हैं और हमको पता है बंडल स्थित सेल में वहां पर C4 के साथ साथ C3 भी ऑपरेट हो रहा है। तो जो C3 का ऑपरेट हो रहा है उसका जो लग रहा है या जो डिमांड है वो तो यूज हो गई, और अगर एक्स्ट्रा जो लग रहा है उसको हम क्या करते हैं, अलग से काउंट करते हैं। क्लियर है, तो हम यहाँ पर जो NADPH2 है ये इसी का लिख रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा NADPH2 आवश्यक नहीं था। अब हम बात करते हैं ATP की, तो यहाँ पर टोटल एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए C4 साइकिल की अगर बात करते हैं तो कितना ATP रिक्वायर्ड होता है, 5 ATP। 5 ATP मतलब याद करो जब मैं पायरुविक एसिड को PEP में फिर से चेंज कर रहा था, ठीक है, जब रीजनरेशन प्रोसेस में आ रहे थे तो वहां पर मैंने बताया कि पायरुविक एसिड जब PEP में चेंज होता है तो 2 ATP की रिक्वायर्ड होती है वहां पर। मतलब यहाँ 2 ATP क्या है, एक्स्ट्रा लग रहा है। तो पहले कितना ATP लग रहा था, 3, 2 एक्स्ट्रा लगा, इसका मतलब 3 और 2 क्या हो गया, 5 ATP हो गया। क्लियर है, तो ये तो हो गया 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अगर मैं पूछ रहा हूं 6 CO2 फिक्सेशन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की अगर फिक्सेशन हो रहा है तो कितने हमको NADPH2 और कितने ATP की रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा, NADPH2 हो जाएगा और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 30 ATP, 30 ATP हो जाएगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को ये ऐसा भी पूछ सकते हैं, C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के फॉर्मेशंस के लिए कितनी ATP एंड NADPH2 की आवश्यकता होती है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बोल रहा है मतलब ये टोटल कितनी की बात कर रहा है, 6 CO2 की बात कर रहे हैं। क्लियर है, सेम क्वेश्चन अगर मैं इसमें पूछूं, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए C4 साइकिल में
कुल कितने NADPH2 और कुल कितने ATP की आवश्यकता होगी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बेसिस पर हमको पता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए हमको कितनी फिक्सेशन की जरूरत होगी, 6 मॉलिक्यूल CO2 की। अब अगर 6 मॉलिक्यूल CO2 कर रहे हैं तो हमको टोटल कितना ATP चाहिए, 30 ATP, और टोटल NADPH2 कितना चाहिए, 12 NADPH2 चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगर C3 का क्वेश्चन है तो इसके बेसिस पर, C4 का क्वेश्चन आ रहा है तो इसके बेसिस पर। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करता हूं, वो ये कभी कभी क्वेश्चन को क्या करता है, वो ट्विस्ट करके देता है। वो क्वेश्चन ये देता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए C3 साइकिल और C4 साइकिल में कुल कितने ATP की अंतर होती है या डिफरेंस होती है। इसका मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि C3 साइकिल में कितना ATP लग रहा है, C4 साइकिल में ATP कितना लग रहा है, और दोनों में अंतर कितना है। क्लियर है, तो हमको पता है C3 साइकिल में ATP हमको जो रिक्वायर्ड होती है वो कितना है, 18। C4 साइकिल में ATP कितना चाहिए, 30। तो हमको टोटल दोनों के अंतर बताएंगे, तो 30 में जब 18 घटाएंगे तो टोटल ATP कितना बच गया, 12। इसका मतलब ये है कि C4 साइकिल में 12 ATP एक्स्ट्रा या अतिरिक्त आवश्यक होती है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन यहां से ट्विस्ट करेगा। दूसरी चीजें हम बात करते हैं, कभी कभी जो C4 साइकिल के लिए जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल से रिलेटेड रहता है। जैसे कि मैंने बताया है जो मैप्स से रिलेटेड, मेज और शुगर केन, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो शुगर केन और मेज ही है, इसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल ज्यादा याद रखिएगा। इसके बाद एमरेंथस हो गया और जो पेनिसिटम जो है, अगर ये याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 2 स्टार्टिंग के है वो जरूर करने हैं। क्लियर है, नेक्स्ट हम आगे देखने वाले हैं इसमें जो CAM है, और वो फिर आगे कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।